का नाम मान सागरी। तो सप्तम भाव पे उसमें बहुत सारे सूत्र दिए थे, जिसमें स्त्री विधवा हो सकती है, वो चीजें हैं, लेकिन वो सूत्रों का हमने कुंडलियों पे जो अध्ययन किया ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब ये है कि हो सकता है उसका असर लास्ट में पड़े, तो क्योंकि ये मृत्यलोक है, मृत्यलोक में सबको तो कभी न कभी मरना ही पड़ता है, कोई अजर अमर हुआ ही नहीं है, कोई अजर अमर हुआ ही नहीं, जो इसने जन्मा है उसको मरना ही है। ठीक है, तो अब हो सकता है इनकी, चूंकि जिसने पुस्तक लिखा है तो कोई छोटा मोटा तो होता नहीं, वो जो है कहीं न कहीं से विद्वानों ने लिखा है। हो सकता है उसका अंतिम समय ऐसा होता कि स्त्री विधवा हो जाए, क्योंकि दोनों बहुत कम ऐसे केसेज आते हैं। 150 कोस में कहीं एक आध बातें या सुनाई देते हैं कि पति पत्नी दोनों साथ मरे, ऐसा बहुत कम ही होता है। तो कई बार होता है कि या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पति को हो जाती है, हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन विशेष कर जो है ऐसा नहीं हमने देखा। अब इसमें जैसे एक दिया है कि व्ययालये च मदनालये वा खलेश बुद्ध्यालयो हिमांशो कलत्रहीनो मनुजस्य तनु जीवित वर्जिता स्त्रियादिति वेदितव्यम। कहते हैं 12वें 7वें में पाप ग्रह हो तथा 5वें भाव में चंद्रमा हो तो वह मनुष्य स्त्री और पुत्रों से रहित होता है। जबकि ऐसा हमने कई कुंडलियों में देखा, उनकी स्त्री भी है और उनके पास पुत्र भी है। और एक सूत्र हमने देखा, प्रसूति काले च कलत्र भावे यमे च भूमेनस्य नक्षस्य वर्गे तास्याम प्रदृष्टि व्यभिचारणी स्याद भार्या स्वयं व्यभिचार करता। जिसके जन्म समय में मंगल के वर्ग रास्याद में स्थित होकर शनि सप्तम भाव में हो या दोनों सप्तम भाव को देखते हो, अर्थात मंगल और शनि दोनों सप्तम, उसकी स्त्री व्यभिचारिणी और वह स्वयं व्यभिचारी होता है। और एक सूत्र मैंने देखा था कि अभी इसमें देखो कहाँ था कि चंद्रमा अगर जो है छठे भाव में हो तो वो क्या कहते हैं, और मंगल जो है 7वें भाव में है तो उसकी पत्नी मर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ, हाँ कई बार जो है थोड़ा सा विच्छेद जरूर हो जाता है, थोड़ा सा विच्छेद जरूर हो जाता है कई बार लोगों में। एक और है, खष्टे च भवने भौमः सप्तमे सिंह का सुता। कहने को खष्टे माने छठवें भाव में, भौम माने मंगल, सप्तमे माने 7वें घर में, सिंह का सुत कहते राहु को। अष्टमे च यदा सौर्य भार्या तस्य न जीवते, मतलब छठे भाव में मंगल और 7वें में राहु और 8वें में शनि हो तो स्त्री मर जाती है। तो ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता ज्यादातर मामलों में। देखो मरना लास्ट में क्या होता है, लेकिन ज्यादातर जो लोगों के, हाँ थोड़ा वैवाहिक जीवन, क्योंकि जब यह सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आ जाता है। अब यहाँ जो ये कह रहे हैं ना, ये कह क्या रहे हैं, अष्टे च भाव में सप्तमे सिंह का सुते, छठे घर में मंगल और 7वें में सिंह का सुत माने राहु, कहा ना सिंह का गर्भ संभूतम। और अष्टमे च यदा सौर्य भार्या तस्में जीवित, अष्टम भाव में शनि सौर्य भार्या, तो ऐसी स्थिति में जो है बोलते हैं स्त्री मर जाती है। लेकिन जो है
विच्छेद तो हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है पाप कर्तरी योग में आ जाता है, उसके आगे पीछे दोनों तरफ जो है पाप ग्रह हो जाता है। और एक सूत्र है, जया जया ग्रहे सौर शशि च राहुर्जया पति पश्चित सप्तमं चेत तस्मालये संभवती है नारी श्यामा च गौरी बहुपुत्र ने। सप्तम भाव में शनि, चंद्रमा और राहु हो, ये देख लो, सप्तम भाव में शनि, चंद्रमा और राहु हो तथा सप्तमेश की उस पर दृष्टि हो, तो उस जात तो उस सप्तमेश पे उस पे दृष्टि हो तो उस जातक की अत्यंत सुंदरी सुशीलता बहुपुत्रवती स्त्री होती है। ठीक है। और प्राय एक सूत्र हम आप लोगों को बताते हैं कि लग्ने व्यय च पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजः कन्या भर्त विनाशाय भर्ता कन्या विनाशेत। छोटू थोड़ा शांत शांत से बोलो। एक सूत्र हमने पहले ही बताया था, जैसे आप लोगों के लिए उसके लिए बताता हूँ कि लग्ने व्यय च पाताले, जहां जहां से मंगल एक विचार है, तो कन्या की कुंडली में 12वें, चौथे, 7वें और 8वें इन घरों में अगर मंगल हो तो उसका पति मर जाता है। और यदि उक्त योग पुरुष की कुंडली में हो तो इसकी स्त्री, वह स्त्री के लिए घातक होता है या स्त्री मर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, कई बार विच्छेद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो कुछ चीजें हैं। और है लग्ने पाप ग्रहे गौरे दुर्बला शत्रु पीड़िता भवे दुर्बलाच युक्त तथा च परवधूत। लग्न में पाप ग्रह हो तो जातक गौरवर्ण, शत्रुओं से पीड़ित और कटुभाषी तथा पर स्त्रीगामी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, ज्योतिष के सूत्र से, किताबी भाषा से, क्योंकि आज मुझे बहुत दिनों के बाद मौका मिला, थोड़ा गांव से आया हूँ, कई दिनों से भाग दौड़ से, तो ड्यूटी भी नहीं चल रही, तो आज मैंने थोड़ा किताब का अवलोकन 7:30 बजे ही मैंने शुरू किया, इसीलिए आपके उस क्लास में ज्वाइनिंग में थोड़ा देर हुआ, तो कि मैं ध्यान नहीं दे पाया। मैं किताब थोड़ा देखने लगा, एक किताब वही थी, राजकुमार जी ने हमें भेजा था, तो हमने सोचा था आज पढ़ूं इसमें, तो हमें इस दशा पे आया कि बहुत बढ़िया जो है, बहुत बढ़िया वो नहीं है। ठीक है, सूत्रों के हिसाब से अब प्राचीन काल में पढ़ते हो, लेकिन इस समय से सूत्रों के भरोसे किसी को फलादेश कर देना गलत होता है, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां हैं उसमें जो है। ठीक है, संतोष जी प्रश्न करें। गुरुदेव, मैंने मैंने ऐसा कहाँ सुना था कि आदमी की जो मौत होती है घर में होती है, बाहर होती है, दवाखाने में होती है, वो भी कुंडली से पता चल जाता है, ये हाँ कैसा गुरुदेव? हाँ हाँ, वो कुंडली से पता चल जाता है। आज आपके प्रश्न ही ले लेते हैं कि कैसे पता चलता है कि किसकी मौत कहाँ होगी। ये ग्रहों के हिसाब से कैसे मौत होगी, किस कारण से होगी, ये भी कुंडली से पता चल जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ठीक है, अभी आपका प्रश्न मैं लूंगा। ठीक है, कि कैसे हम पता करते किसकी मौत कहाँ होगी। ठीक है, कैसे पता लगे घर में होगी कि बाहर होगी, या जो है मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, किस कारण होगी। जब 8वां भाव पढ़ाएंगे ना संतोष जी। जी जी गुरुदेव। पढ़ाने को तो अभी मैं बता दूं, लेकिन जो है जब 8वां भाव पढ़ाऊं तब ज्यादा अच्छा पढ़े, क्योंकि अभी अगर एकाएक चलते हैं, लेकिन आज आपका प्रश्न है तो मैं बताने लास्ट में जरूर करूंगा। जी जी ठीक है, गुरुदेव। हाँ और 8वां भाव पढ़ाते समय ये बताइए। हाँ, एक भाव ही है, लेकिन प्रश्न है तो मैं अभी आपको समाधान जरूर बताता हूँ। तो थोड़ा सा जो है इसके लिए हम आपको, अगर कहो तो यही पढ़ा दूं।
किसकी मौत कब होगी, लेकिन 7वें भाव पे चर्चा चल रही, तो 7वें भाव पे ही जी बात साथ बात चले तो ज्यादा अच्छा है। और तो अभी हमने जो पुस्तक देखा वो थी आपकी, क्या नाम थी? मानसागरी। तो मानसागरी के हिसाब से हमें थोड़ा सा ये हुआ, तो हमें सूत्रों जो थे, सूत्र देखो, विद्वान विद्वान ज्योतिषियों द्वारा सूत्र लिखे होते हैं, तो सूत्र गलत नहीं होते, लेकिन अब अलग अलग कुंडलियों पे अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है, इसलिए जो है गुरुदेव ये भृगु संहिता भी जो है उसमें भी वो भी ऐसे ही होगा। हाँ, भृगु संहिता जो लिखी है, एक्चुअली जो भी पुस्तक लिखी गई है पुस्तकों में कमी नहीं है, लेकिन अब सिर्फ पुस्तक के अनुसार फलादेश कर देना नहीं, वहाँ राशि देखा जाता है, ग्रहों पे दृष्टि देखा जाता है, ग्रहों का अंश देखा जाता है, तब तब जो होता है। आज मैं पढ़ाने वाला था आपको कि शादी कितने वर्ष में होगी, कब होगी, कैसे लोगों को बताए शादी कब होगी। पढ़ा है हाँ, लेकिन मैं अभी चूंकि 7 साढ़े 7 बज गए, थोड़ा मन भी मेरा आज कुछ बात भी बात था, तो मन भी मेरा थोड़ा कुछ दुखी था, तो मैं एकाएक किताब उठाया, बहुत दिनों के बाद मैंने किताब पढ़ने का अपने पास टाइम ही नहीं होता। कारण है ना कि ड्यूटी करो, ड्यूटी करने के बाद थोड़ा सा बनाओ खाओ, फिर आराम करो, फिर आप लोगों की क्लास कर लो, फिर दूसरे दिन ड्यूटी चले जाओ, तो जिंदगी यही हो जाती है ड्यूटी वाले को। तो आज मैंने थोड़ा किताब देखा, तो हमें लगा कि हमने सोचा कि कुछ किताबों से आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है, जब से मैं क्लास ले रहा हूँ, शायद पहला चांस ऐसा था कि मैंने सोचा किताबों से आपको कुछ पढ़ाऊं, लेकिन हमें अच्छा, हम जो आपको पढ़ाते हैं तो हमारा श्रेय रहता है कि अगर 1% भी बात कट रही तो वो आपको न बताऊं, क्योंकि जानते हो क्यों होता क्या, आपने हमारी बात को सुन करके किसी को फलादेश कर दिया और आपको लगा कि वहां नहीं, तो कई बार आपको बेइज्जत महसूस हुई, आपको सर में आई, सर में, तो आपके गुरु का भी अपमान हुआ। कि उनकी बातें गलत, क्योंकि आपने तो सुना सुना है। तो हम जो है जो भी सूत्र आपको बताते हैं 100% जो अनुभव वाले सूत्र बताते हैं। ठीक है, चले एक चीज देखें, ये अगर सप्तम भाव में सूर्य होता है तो नारी थोड़ा तेज स्वभाव वाली, मतलब क्रूर स्वभाव वाली, और इसी प्रकार से पति प्रेम से वंचित कर्कशा होती है। कब? जब सप्तम भाव में सूर्य हो। हाँ, किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, शुक्र की, बुध की, या शुक्र बुध से युत है, या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब ऐसा नहीं होता। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में होते हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो कोमल स्वभाव की, सुंदर, नाम गलत डाल रखा यार, पहचान गए तभी तो नाम पीट कर रखा था यार, और बढ़िया घर से, अच्छे घर से स्त्री होती है, क्या नाम है, लेकिन कई बार वह चंचल स्वभाव की होती है, कई बार वह चंचल के स्वभाव की होती है, तो जिसपे उसका पति उस पे शंका करता है। मैंने एक पुस्तक देखा था भारतीय ज्योतिष की, नेमचंद शास्त्री की, उसमें था कि अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो पत्नी लज्जाशील और सुंदर होती है, कोमल स्वभाव की। लेकिन हमने जो कुंडलियों पे अनुभव किया है, जो कुंडलियां आती हैं, तो प्राय अगर सप्तम भाव में जिनके चंद्रमा होते हैं, तो ऐसे लोगों की पत्नी अधिक चंचल स्वभाव की, फूले, थोड़ा हंसी मजाक वाले ज्यादा होती हैं। ठीक है, सुंदर होती हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ है किताबी भाषा से जो है ना, कभी भी कुंडलियों का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, मेरा मेन मतलब यही था। मंगल अगर सप्तम में मंगल हो तो नारी सौभाग्यहीन, कुकर्मरत,
और अगर कर्क और सिंह राशि में शनिश्चर के साथ मंगल हो तो व्यभिचारिणी, वेश्या, धनी व बुरे स्वभाव वाली होती है। ठीक है, ऐसा लिखा है नेमिचंद शास्त्री की पुस्तक, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऐसे पत्नी जो है हमने देखा है जिनके शनि और मंगल का युद्ध तो है, कर्क राशि भी है, ऐसे लोगों की पत्नियां जो है प्रायः पति से थोड़ा लड़ झगड़ तो लेती हैं, लड़ झगड़ लेती हैं, सुंदर भी होती है, लेकिन घर गृहस्थ को संभालने वाली होती है, घर गृहस्थ को संभालने वाली होती है। सप्तम में बुध हो तो नारी आभूषण वाली, विदुषी, सौभाग्यशालिनी और पति की प्यारी होती है। उच्च राज का बुध हो तो लेखिका, सुंदर पति वाली, धनी और नाना प्रकार के ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। सप्तम में अगर गुरु हो, लेकिन अकेले गुरु है तो बताया कि प्रायः जो है अगर अकेले गुरु हो जाते हैं तो प्रायः जो है वह घर खराब हो जाता है। अर्थात हाँ, शादीशुदा जीवन के लिए तो नरक होता है, लेकिन पत्नी के लिए क्या है, नारी पतिव्रता, धनी, गुणवती, सुखी होती है। चंद्रमा कर्क राशि में गुरु सप्तम में हो तो नारी साक्षात रति स्वरूपा होती है और उसके समान सुंदरी कम ही नारियां लोक में मिलती है। सप्तम में शुक्र हो तो नारी पति श्रेष्ठ, गुणवान, धनी, वीर, काम कला में प्रवीण तथा वह नारी स्वयं रसिका तथा सुंदर वस्त्राभूषणों वाली होती है। सप्तम में शनि हो तो उस नारी का पति रोगी, सप्तम में शनि हो तो उस नारी का पति रोगी, दरिद्र, व्यसनी, निर्बल होता है। यदि उच्च का शनि हो तो पति धनिक, गुणवान, शीलवान, काम कला का और शनि पर राहु या मंगल की दृष्टि हो तो स्त्री विधवा होती है। देखो, मंगल और शनि की दृष्टि से तो विधवा नहीं होती, राहु की दृष्टि से जरूर हो सकती है या विच्छेद हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज तो है कि अगर सप्तम में शनि होते हैं तो कई बार जो है जोड़ियां बिगड़ जाती है, जोड़ियां बिगड़ जाती, जैसा हमने बताया जोड़ी में कोई लंबा हो जाएगा, पतला, या उसका पति या पत्नी में एक कोई बीमार जरूर हो जाता है, ये बात है। लेकिन जितना सूत्र लिखा गया है कि सप्तम में शनि हो तो नारी का पति रोगी, दरिद्र, व्यसनी, निर्बल होता है, और उच्च का शनि हो तो पति धनिक, गुणवान, शीलवान, काम कला का विज्ञ। शनि पर राहु और मंगल की दृष्टि हो तो स्त्री विधवा होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा योग देखते हैं। चंद्रमा वृष, कन्या, सिंह और वृश्चिक, इन राशियों में किसी राशि में स्थित हो तो अल्प संतत वाली नारी होती है। इस सूत्र को लिख लो और इसको अनुभव करना। ये सूत्र है भारतीय ज्योतिष जो है एक पुस्तक है नेमिचंद शास्त्री की, उसमें से मैं थोड़ा सा सूत्र आपको आज लिखा रहा हूं, और कुंडलियों पे इसको हम भी अनुभव करेंगे और आप लोग भी अनुभव करना। क्या? चंद्रमा वृष, कन्या मतलब 2 नंबर, 6 नंबर अथवा 5 नंबर, मतलब चंद्रमा वृष राशि के हो, कन्या राशि के हो, अथवा सिंह की, अथवा 8 नंबर कौन, वृश्चिक राशि के हो। ठीक है, अगर चंद्रमा कहाँ है, वृष राशि में है, कन्या में है, सिंह में और वृश्चिक में है, इन किसी राशि में स्थित है तो अल्प संतान वाली नारी होती है। पंचम भाव में धनु या मीन राशि हो, मतलब गुरु की राशि 9 नंबर अथवा 12 नंबर लिखा हो पंचम भाव में, और गुरु पंचम भाव में स्थित हो या पंचम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान नहीं होती।
गुरुदेव और एक बार बताओ। हाँ, और एक बार बताओ। देखो ये सूत्र कई बार सही होता है, क्योंकि कहा गया कारक भाव नाश का, कारक जो है भाव को नाश करता है। इसमें कहा गया है कि पंचम भाव में गुरु की राशि हो। गुरु की राशि कौन कौन? 9 नंबर अथवा 12 नंबर, कहने के मीन या धनु राशि हो। गुरु पंचम भाव में स्थित हो या पंचम भाव में क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान नहीं होती। क्रूर ग्रह में देखो मंगल की दृष्टि हो तो निश्चित, गुरु अगर वहां है तो निश्चित संतान हो जाती है। गुरु वही थोड़ा विलंब जरूर होगा, लेकिन संतान हो जाएगी अगर मंगल की दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि है तो थोड़ा विलंब होगा, क्योंकि गुरु से थोड़ा विलंब होगा, लेकिन संतान हो जाती है। लेकिन शनि या राहु केतु हो तो जरूर संतान में थोड़ा दिक्कतें होती है, संतान में विलंब हो जाती है। लेकिन यहाँ कहा है अगर सीधा सीधा गुरु पंचम में ही होते, किसी और ग्रहों की दृष्टि न पड़ती, उसी राशि में होते, तो एक बार मैं मान लेता कि संतान में थोड़ा दिक्कतें होती। लेकिन किसी और ग्रहों की जब दृष्टि आती है, पाप ग्रहों के, तो उसके पापता को गुरु जो है हर लेते हैं और संतान हो जाती है। तो इस सूत्र में भी ज्यादा सच्चाई हमें नहीं महसूस होता। हाँ, संतान में विलंब जरूर करा देते हैं गुरु। तीसरा सूत्र है सप्तम भाव में पाप ग्रह की राशि हो अथवा सप्तम भाव पाप ग्रह से दृष्ट हो तो नारी को संतान नहीं होती अथवा कम संतान होती है। मंगल पंचम भाव में हो और राहु सप्तम भाव में हो तो संतान का अभाव होता है। क्या क्या? मंगल पंचम भाव में हो और राहु सप्तम भाव में हो तो संतान का अभाव में होता है। पंचमेश के नवमांश में शनि या गुरु स्थित हो तब भी संतान नहीं होते। इस प्रकार से सूत्र बहुत सारे दिए गए हैं ज्योतिष शास्त्रों में, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पे मुझे थोड़ा जो है शक होता है। ठीक है, पंचम स्थान में 3 पाप ग्रह हो, पंचम पर 3 पाप ग्रहों की दृष्टि हो, पंचमे शत्रु राशि में हो तो नारी बाज होती है। ये सब सूत्र है, लेकिन सूत्र अजमाया नहीं है तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो किसी भी सूत्र को किसी भी किताबी की भाषा से हमने आपको पढ़ा दिया और अपना काम तो मैंने पूरा कर लिया, और कोई अगर हमसे पूछेगी भाई तो हमने भी प्रमाण दे दिया कि फला पुस्तक में ऐसा लिखा है। लेकिन उस पे आपकी भी विश्वसनीयता तक घेरे पे जाती है और हमारे भी। चले उषा बहन जी प्रश्न करें। गुरुजी उषा बहन जी प्रणाम। प्रश्न। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी अभी कुछ दिन पहले ना वो संतोष भैया जी कुंडली लेके आए थे, उसमें पाप ग्रहों की दृष्टि थी, मतलब राहु की और शनि की दृष्टि थी, और पंचम भाव में पाप ग्रह ही थे, तो उनकी मतलब संतानें थी, लड़कियां थी, लड़के नहीं थे बस। कुंडली है तो कुंडली आप डालें। ऐसा हो जाता है जब ज्यादातर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो कई बार ऐसी दृष्टि होती है कि संतान का पंचम और 11वें से होता है, लेकिन संतान देने वाली कौन होती है? पत्नी या पति होता है, तो इसलिए उसका भी विचार किया जाता है। ठीक है, और भाग्य पंचम से पंचम भी देखा जाता है, क्योंकि भाग्य में संतान हो तभी देखा जाता है। कुंडली है तो संतोष जी डालें और उसी पे आज विचार कर लेते हैं हम। गुरुदेव मैं थोड़ा गांव से 40-50 किलोमीटर दूर हूँ, तो अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। उषा बहन जी अगर आपको याद है कुंडली आप बताओ, या कुंडली आप डाल दो अगर आपको याद है तो लिख के। याद नहीं है गुरु, याद नहीं है। चलो याद नहीं है तो कल के क्लास में उस कुंडली को रखें तो हम उस पे जो है
यथासंभव प्रयास करेंगे कि कैसे पता करें हम। ठीक है। और किसी के कुंडली हो तो आज सप्तम भाव पे चूंकि चल गया चर्चा तो हमारी इसी पे, तो हम बताएं कि जो है किसी कुंडलियों में है क्या कि सिर्फ ज्योतिष के सूत्र, किसी पुस्तक के सूत्र देख करके ऐसा नहीं होता, गलत लिखे होते हैं, वो सिर्फ सूत्र होते हैं। लेकिन जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं सिर्फ सूत्रों पे ही विश्लेषण नहीं होता, और भी चीजें देखी जाती। तो इसीलिए हमने आज अभी थोड़ा सा हमने पढ़ने का प्रयास किया था। बहुत दिनों के बाद हमने ज्योतिष की पुस्तकें देख के सोचा था कुछ सूत्र उसमें बढ़िया मिल जाए तो आप लोगों को लिखाऊं, लेकिन हमें सारे सूत्रों पे थोड़ा थोड़ा शंका लगा, तो इसलिए हम उसको आपको लिखाएंगे नहीं। 2-4 सूत्र थे, हमने बता भी दिया। और मैं सोचता हूँ कल थोड़ा मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं किताबों का अवलोकन करके थोड़ा कुछ और बताऊं आप लोगों को। जी गुरुजी। ठीक। हाँ, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ाया था ना आपको, कभी भी किसी पुस्तक का अवलोकन नहीं किया था। गुरुजी तो आप अपना ट्राई करिए, क्योंकि आपका मतलब सब सही बैठता भी है। बहन जी दोबारा बोले, आपकी आवाज नहीं है, मैं माइक बंद करूँ तो। जी गुरुजी, हम ये कह रहे हैं आप अनुभव से पढ़ाइए, जो मतलब जैसे आप कुंडली देखते हैं जो अनुभव से आपको दिखता है वही पढ़ाइए। आप जो मतलब जो बताते हैं ना वो सटीक बैठता है, वो सही होता है। जी जी, हम वही पढ़ाना चाहते हैं जो थोड़ा सा अनुभव से है, क्या कि जो चीज अनुभव है उस पे जो है हम और कुंडलियों में देख सके। ठीक है। और वैसे जो ज्योतिष के सूत्र है तो उसमें आपकी भी विश्वसनीयता। अब बड़ा अच्छा है कि अभी एक कुंडली डाल दी गई है। डाले कुंडली इसमें। हाँ, लग्न कुंडली डाल दे, लग्न वाली। ये किसने डाला है? बहुत बढ़िया। हाँ, धनु लग्न की है। सप्तम में 3 नंबर की राशि अर्थात मिथुन राशि है। और बुध कहाँ बैठे हैं? सप्तमेश। सप्तमेश बुध बैठे हैं कर्म भाव में। हाँ, कर्म भाव में बुध बैठे हैं, बहुत बढ़िया। और बुध की एक राशि 6 नंबर भी है, तो 6 नंबर में ही बुध बैठे हैं, बहुत बढ़िया। अब ऐसे व्यक्ति के जो है बढ़िया कार्यभार शादी के बाद होता है। आप देखो लग्न भी खाली है सप्तम भाव में, और केंद्र में बुध के अलावा कोई ग्रह नहीं है जातक कुंडली। और इसमें जो है ऐसा जातक मांगलिक भी है। वैसे तो गुरु की भी दृष्टि, गुरु मंगल और शुक्र की युति है। गुरु मंगल और शुक्र की युति है कहाँ? द्वादश भाव में। ठीक है। अब ऐसे जातक के हमने जो पढ़ा है मंगल को कि लग्ने व्यय च पाताले, तो ऐसा जातक निसंदेह है। वैसे तो स्वराशि का है, लेकिन ऐसा जातक अथवा जातिका पहली बात तो मांगलिक हुआ। ठीक है, मांगलिक हुआ। और 12वें और 8वें का मंगल थोड़ा, अब चूंकि शुक्र मंगल की युति है तो कई बार इसके चारित्र पे भी जो है चारित्रिक प्रवृत्ति ठीक नहीं होती। उधर गुरु भी है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पे तो भारी पड़ता है, शुक्र अपने ही, लेकिन शुक्र संबंधित रोग होता है इसपे। शुक्र संबंधित रोग, पेशाब संबंधित रोग ऐसे जातक में होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे जातक के सर्दी इत्यादि का रोग जल्दी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में 4 नंबर की राशि अष्टम भाव में है। तो ऐसे जातक के जो है, ऐसे जातक के थोड़ा सा ऐसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। थोड़ा धीरे बोल छोटू, छोटू थोड़ा सी धीरे बोल। तो ऐसे जातक में थोड़ा इस प्रकार के रोग की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। और अब मंगल की दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की पड़ती है, और वही शनि है। तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन नहीं होते, अगर होते भी हैं तो उनसे जो है बहुत बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। छोटू धीरे बोल यार, 20 बार बोला ना, थोड़ा धीरे बोल। तो ऐसे जातक को
थोड़ा जो है ऐसी समस्या होती है कि उसके भाई बहन या तो छोटे भाई बहन नहीं होते या होते हो तो ज्यादा लाभ नहीं होता। भूमि भवन वाहन इत्यादि घर इत्यादि होता है लेकिन उसका व्यय भी ज्यादा होता है। ऐसे लोगों का व्यय जो धार्मिक कृत्यों में हो जाता है। अब बात किया जाए शादी की, बात किया जाए तो शादी के कारक जो है गुरु और शुक्र कहाँ वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में है तो वृश्चिक राशि का मतलब 8 नंबर राशि है तो किधर शादी होती है? उत्तर की तरफ। जी उत्तर की तरफ। उत्तर दिशा। दक्षिण गुरु की पत्नी होगा ना तो हाँ? ये क्या हुआ? दक्षिण गुरु की मंगल। देखो 1 नंबर हमने कहाँ बताया था? पूरब। उत्तर 2 दिशा नंबर बोलोगे, उत्तर दिशा। दक्षिण। सुनो सुनो 2 नंबर कहाँ? दक्षिण। 3 नंबर पश्चिम। हाँ पश्चिम। 4 नंबर उत्तर। 5 नंबर पूरब। 6 नंबर दक्षिण। कहाँ बताया? हाँ दक्षिण। 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 दक्षिण 7 नंबर दक्षिण 7 नंबर पश्चिम। पश्चिम। 8 नंबर उत्तर। उत्तर। हाँ तो अब यह है क्या, ऐसे जातक की शादी थोड़ा उत्तर दिशा होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। हाँ थोड़ा सा चारित्रिक और भी दोष भी ऐसे जातक में आ जाते हैं कई बार अपने। और ऐसे जातक की पत्नी होती है बहुत बुद्धिमान। ठीक है, बहुत बुद्धिमान होती है और कई बार रोजगार परक होती है। मतलब वो कोई न कोई या तो नौकरी में होती है या तो उसके अंदर ऐसा गुण होता है कि घर से ही कुछ न कुछ ऐसा काम करके कुछ पैसा अर्जित कर ले। समझे? तो और ऐसे जातक का विकास उससे होता। और क्या पूछना चाहते हैं इस कुंडली के बारे में? गुरुजी इसमें संतान को बताइए। संतान के देखो, संतान के 1 नंबर की राशि बनी है वहां और मंगल कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव पे। उधर पे सूर्य और राहु की दृष्टि है। तो राहु और केतु की दृष्टि वास्तव में तो विच्छेदात्मक होती है लेकिन सूर्य की दृष्टि है तो इसे तो सूर्य को ग्रहण है। फिर भी कई बार संतान हो जाती है लेकिन संतान पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती। संतान में थोड़ा पहला गर्भ पहला क्या, कई गर्भ जो है गर्भपात इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। और जो संतान भी होती है सूर्य की दृष्टि है तो आंखों में उसके कुछ विकार अर्थात चश्मा इत्यादि लग जाना, हड्डी कमजोर होना, इस प्रकार की समस्याएं। और संतान से सुख नहीं मिल पाता जातक को क्योंकि वहां पे राहु और केतु है। तो पहले बात तो संतान होने में ही बहुत दिक्कतें होती है। कई बार ऐसे जातक जातिका संतानहीन हो जाते हैं, संतान के सुख नहीं मिलते क्योंकि अब 1 नंबर और वहां 8 नंबर में राहु है। तो राहु भी अगर 8 नंबर हुए तो राहु को अगर 2 नंबर में अच्छा 7 नंबर है। ठीक है, 7 नंबर में राहु है। 7 नंबर तुला में राहु है तो मित्र राशि में। कई बार राहु अगर अच्छा फल दिया तो संतान हो भी जाता लेकिन संतान का सुख नहीं मिल पाता जब तक का। संतान कई बार कहीं बाहर रहती है या संतान थोड़ा सा दिव्यांग इत्यादि हो जाती है जिसके कारण भी संतान का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता क्योंकि सूर्य है तो पहले तो संतान में पहले गर्भ में ही गर्भपात इत्यादि की संभावना, राहु भी गर्भपात इत्यादि की संभावना कराएंगे। संतान पति भी 12वें में है लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चीज बड़ा अच्छा है, संतान पति तो 12वें में है लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा है यहाँ कि संतान पति से युद्ध कौन है? 2 शुभ ग्रह। 2 शुभ ग्रह कौन? बृहस्पति और गुरु और शुक्र। मंगल। हाँ बृहस्पति और शुक्र। संतान पति मंगल है ना, संतान पति मंगल है और मंगल युद्ध किससे है? गुरु और शुक्र से। तो राहु कई बार संतान, राहु बताया आकस्मिकता के कारण है, उसे तो पूर्ण तरह रिश्तों में विच्छेदात्मक है तो कई बार संतान की तो संभावना गर्भपात इत्यादि की स्थिति पड़ती है।
संतान होते ही नहीं। लेकिन राहु आकस्मिकता कारक है, जो आप सोचो नहीं होगा उसको कर देता है, और जो सोचो हो जाए उसको बनते बनते काम को बिगाड़ देता है। आकस्मिकता के कारक है। तो अगर संतान होती भी तो सूर्य है, तो पहली संतति का तो हर हालत में गर्भपात संभव है। यहाँ पहली संतति हर हालत में गर्भपात। दूसरी संतति का जो है, अगर किसी प्रकार राहु ने दे भी दिया संतत, तो संतति का पूर्ण सुख नहीं होता, क्योंकि सूर्य की वजह से कई बार संतान के हड्डियों में विकार, संतान कमजोर और आंखों में दिक्कतें आती हैं। और ऐसे संतान पे कई बार ऐसे संतान का सुख जातक नहीं ले पाता। अब रही बात संतान भाव पे की दृष्टि किसकी किसकी है, मंगल की दृष्टि करे 1 2 3 4 5, मंगल की नहीं पड़ रही है। गुरु की करे 1 2 3 4 5, गुरु की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है। और हम राहु की दृष्टि करते तो राहु की 7वीं दृष्टि पड़ी रही, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा जी शनि इत्यादि। अच्छा शनि का है, शनि की बात करें 1 2 3। अब ऐसी स्थिति में देखो शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, ऐसे जातक में संतान की जो है निश्चित ही कमी महसूस, क्योंकि शनि की दृष्टि अगर संतान भाव पे पड़ती है तो कई बार जातक संतान सुख से वंचित रह जाता है। ठीक है। अब यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे सब चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मतलब ही नहीं है यहाँ। तो ऐसी स्थिति में संतान में देखो बहुत ज्यादा ही दिक्कत, संतान होने की संभावना बहुत कम, बार बार गर्भपात इत्यादि की स्थिति बन जाना। अगर राहु, लेकिन एक चांस है, राहु आकस्मिकता के कारक है, जो चीज आप नहीं करते वो कर देता है। अगर राहु बली इसमें संतान किसी भी प्रकार से हो भी गया तो संतान का सुख जातक को नहीं मिलेगा। बताएं किसकी कुंडली है ये? कोई यजमान की है कि यहाँ जो है उनकी कुंडली है? जी जो आप बता रहे हैं वैसा ही है। हाँ, अगर ये संतान सुख चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र होगी गुरु जी 30 के आसपास। हाँ 30 के ऊपर। अगर ये संतान सुख चाहते हैं तो रुद्र चंडी यज्ञ का विधान करें, सचंडी यज्ञ का विधान, और भगवान शिव की अभिषेक। इससे जो है भगवती की कृपा, तो राहु और शनि दोनों जो है, और उधर शिव के अभिषेक से राहु और शनि दोनों से शुभ फल लिया जा सकता है, और संतान सुख तभी मिल पाएगा। बाकी और कोई चांसेस नहीं है संतान के, क्योंकि सारे विच्छेदात्मक ग्रहों की वो है। अगर संतान सुख चाहते हैं तो इनको जो है भगवती के शरण में जाएं, और भगवती जो है सब कुछ कर सकती है। साथ में जितने दिन तक सचंडी यज्ञ हो उस दिन तक सुबह सुबह पहले दूध से भगवान शिव का अभिषेक कराएं, और बढ़िया ऐसे यज्ञ न कराएं, बढ़िया मंडप बने, मंडप में योग्य ब्राह्मणों द्वारा ससंकल्प गौर गणेश कलश नवग्रह षोडश मात्र पूजा, और उसके बाद यज्ञ मंडल में वास्तुपीठ की पूजा करें। वास्तुपीठ की पूजा के बाद क्या कहते हैं, जो 64 योगिनी और 49 क्षेत्रपाल, इन सब की पूजा इत्यादि करके जैसे यज्ञ किए जाते हैं, फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव का, वो भी संकल्प से, संतान प्राप्ति कामना। भगवान शिव के अभिषेक के बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, और ये पाठ निरंतर, फिर सतचंडी, यह पाठ सचंडी हो, और सचंडी पाठ के बाद बढ़िया हवन हो। हवन करने के बाद जो बन पाए श्रद्धा अनुसार थोड़ा सा भोजन भंडारा टाइप, जितना हो सके, नहीं हो तो 11-21 ब्राह्मण को ही भोजन, 51 ब्राह्मण को ही भोजन कराएं। अगर हो सके तो थोड़ा सा भंडारा नुमा कुछ कर दें, ज्यादा। ये क्रम करने से संतान सुख मिल सकता है।
बाकी और इसमें संतान सुख में बहुत ज्यादा बाधाएं हैं। ठीक है, देखो इसमें गुरुजी जो आपने जी एक पहले कि किसी तीर्थ क्षेत्र में शंख दान देना चाहिए और संतान के बारे में कुछ पढ़ने को बोला था। गुरुजी एक ये कुंडली भी है। अच्छा वो देखो गुरुजी जो देखो जिनके हमने बताया था कि तीर्थ क्षेत्र में शंख दान दे, सत्यनारायण की कथा कराए, या सत्यनारायण की कथा या श्रीमद् भागवत पुस्तक दान दे। लेकिन यहाँ है क्या, कई तरह देखो, इस कुंडली में 1 नंबर की राशि बनी है पंचम में संतान में, और 1 नंबर के राष्ट्रपति कहाँ बैठे हैं, 1 नंबर के राष्ट्रपति मतलब मेष द्वादश के राष्ट्रपति 12वें में बैठे हैं। तो कहा गया है कि जिस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए उस भाव के प्रभाव में कमी होती है। तो पहले पहले दिक्कत तो संतान में ये हो गया। दूसरी दिक्कत क्या है, उस पे राहु की दृष्टि या केतु, केतु ग्रह, केतु कौन है, पूर्ण तरह से विच्छेदात्मक ग्रह राहु की दृष्टि है। और तीसरी दृष्टि शनि की। तो संतान सुख से सब वंचित कर। एक आशा जरूर है, आशा क्या है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन सूर्य ग्रहण में है, सूर्य ग्रहण में है लेकिन दृष्टि मित्र राशि पे पड़ रही है। लेकिन सूर्य का स्वभाव क्या है, पहले गर्भ को नष्ट कर देना, अर्थात गर्भपात हो जाना। उस समय सूर्य की गर्मी ज्यादा होती, या किसी प्रकार शुभ योगों से अगर जो है संतान प्राप्त भी हो जाता है, तो उसमें होता क्या है, पहला संतान अगर हो जाता तो उसके आंखों में विकार या हड्डियों में विकार हो जाता है। तो अब ये स्थिति पड़ रही, सूर्य भी पीड़ित है। तो सूर्य की दृष्टि के कारण संतान तो हो सकता है। अच्छा, संतान के कारक कौन है, गुरु, गुरु भी 12वें में है, गुरु भी 12वें में है। तो ऐसी स्थिति में शंखदान इत्यादि तो और स्थितियों में होते, इसमें जो है सबसे बढ़िया उपाय हमने शंखदान का तब बताया होगा कि अगर ये कुछ भी करने में असमर्थ है, मान जी लो, जी गुरुदेव। हाँ ये सब कुछ नहीं कर सकते, संतान गोपाल मंत्र का जाप नहीं करा सकते, सचंडी यज्ञ नहीं करा सकते, रुद्र चंडी नहीं करा सके, तो तीर्थ क्षेत्र में शंख का दान दे। ठीक है, तो कुछ संतान सुख की और श्रीमद् भागवत पुस्तक के दान दे, तथा हो सके तो अपने से ही संतान गोपाल मंत्र का कुछ अनुष्ठान या भगवती के दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करे, तो संतान सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णमासी को सुनना शुरू कर दें। लेकिन इसमें बाधा न हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग सुनते बीच में बाधा हो जाती है, तो बाधा रहित होकर के। संजय उपाध्याय जी प्रश्न करें। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए पंडित जी, कैसे। गुरुवर हम यही बताना चाहते हैं कि आपने जो उपाय बताया था भाई की शादी के लिए, वो हमने उपाय करवाया और अब भाई की शादी पक्की हो गई। अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माँ की कृपा बनी रहे और लोगों का जो है काम हो जाए। एक्चुअली अगर हमारे बताए गए उपाय से किसी को फायदा हो जाए तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। मुकेश जी प्रश्न करें, मुकेश झा जी हैं, प्रश्न करें। मेरे पास एक जातिका की पत्री है, उसके भी संतान में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एक बार क्या देखेंगे क्या। गुरुजी ये जो कुंडली डाली है, अभी अभी जो दिखा रहा हूँ मैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है, इसमें ये ये भेजा है जातक गुरुजी, जो मैंने देखा है। हेलो गुरुजी।
क्यों कुंडली हाँ, चली कुंडली गई। कहाँ है मुकेश भाई? ये कुंडली खोलिए भैया, देखो ना एक बार जरा इसमें। आ गई। जी। गुरुजी, गुरुजी शायद लेफ्ट हो गए। नहीं नहीं ग्रुप है, में है अभी। बस है वो, क्या बोलते हैं। माइक म्यूट है। माइक हाँ देखो, ऐसा ना शनि की दृष्टि नहीं है इसमें, देखो आ, गुरुजी, ये शनि की दृष्टि आ पड़ रही है। देखो शनि 8वें में, अब यही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है। इस वजह से जी संतान में दिक्कतें आ रही है। ठीक है, जब भी जी संतान भाव पे शनि की दृष्टि पड़ती है और कहीं से शुक्र या गुरु की दृष्टि ने पड़ी तो संतान में दिक्कतें होती है। इनको भी वही उपाय जो हमने बताया, भगवान शिव की रुद्राभिषेक कम से कम 12 बार कराएं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ, सठ चंडी यज्ञ का विधान विधिवत कराएं, या संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कराएं। संतान हो जाएगी इनको, क्योंकि वहां मंगल और सूर्य हैं, संतान हो जाएगी। ठीक है, संतान हो जाएगी, लेकिन इनके लिए ये उपाय करना होगा। ठीक है, मेरी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी जी गुरुजी। गुरुजी। हाँ, मंगल है, संतान दे देंगे, लेकिन ये उपाय करना होगा। ठीक है, और संतान पति बैठे हैं तीसरे भाव पराक्रम भाव में। ठीक है, सूर्य की राशि में और सूर्य जो है शुक्र की राशि में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन भी है, शुक्र गुरु की युति है। ठीक है, संतान हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उपाय करना होगा। समझ गए कि नहीं जी जी? गुरुजी। या गुरुजी, संतान गोपाल को करना श्रेष्ठ रहेगा या देखो, ये दुर्गा सप्तशती का? दोनों भी करें, लेकिन एक तो विधिवत करें, बढ़िया यज्ञ मंडप बना के। ठीक है, और इससे संतान हो जाएगी। ठीक है, एक बार अगर जातक जातिका कोई जानने वाले हो तो उनको बात भी करा देना मेरी। ठीक है, तो उनको थोड़ा और बढ़िया से समझा देंगे। संतान चूंकि मंगल और सूर्य है और स्थान परिवर्तन है शुक्र से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संतान होने की संभावना है। बोले हाँ बहन जी, बोलना चाहते थे कुछ आप? गुरुजी ये बोल रहे हैं केंद्र बहुत जी, केंद्र खाली है। हाँ, केंद्र में तो केतु है ना। अच्छा, केंद्र के राहु ग्रह केतु में गुरुजी। केतु और राहु है ना। जी केतु और राहु है। सप्तम में राहु है गुरुजी, इसका क्या फल रहेगा? सप्तम में राहु है, ऐसे जातक देखो होते तो बड़े तेज हैं, हर एक चीज में बड़े तेज होते हैं, लेकिन कई बार होता क्या कि अगर इनकी शादी लड़कपन में होती तो निश्चित ही शादी टूट जाती है। ठीक है, आज जैसे जी कम उम्र में पहले के समय में शादी होती थी तो निश्चय ही ऐसी शादियां टूट जाती हैं। लेकिन जब इनकी शादियां थोड़ा कई उम्र के बाद होती तो इनके होता क्या कि राहु के दृष्टि लग्न में पड़ रही, लग्न अत्यंत बली, कई चीज में, पढ़ाई वाले क्षेत्र में, क्रोध में और चीजों में ऐसे जातक जातिका बड़े माहिर हो जाते हैं। तो इनकी उम्र के पहले ही जवानी आ जाती है, और ऐसी दशा में कम उम्र में होते ही इनके प्यार संबंध इत्यादि हो जाते हैं, और वो चलो ठीक है, कोई जा रहे हैं किसी दूसरी कक्षा। ऐसे लोगों के कम उम्र से में प्यार संबंध हो जाते हैं, तो 2 3 अगर इनका प्यार संबंध टूट जाता है
तब कोई दिक्कत नहीं हो जाती। लेकिन अगर कम उम्र में शादी हो जाती है तो निश्चय ही वह शादी टूट जाती है या विच्छेद हो जाता है। ठीक है। जी। जी। और भी और मुझे ये पूछना था, लग्नेश लगने बैठे हैं बैठे हैं तो मान लीजिए इनको दिक्कत परेशानी कुछ न कुछ तो लगा रहता होगा ना। बहन जी फिर से बोले, मैं एक्चुअली मैं माइक बंद करूँ तो। कह रहे हैं लग्नेश इनका छठे भाव में बैठा हुआ है तो इनको कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी रहती होगी, और केतु भी नीच भाव में बैठे हुए हैं। अब देखो इनका है क्या कि सारा काम बनता नहीं, कई बार ये लोग निराशा के शिकार हो जाते हैं, मन में आत्महत्या का विचार आता है। ऐसे लोग रात में जगते ज्यादा हैं। अगर ये रात में जगना कम करे, सूर्य को जल देना शुरू करे, सूर्योदय से पहले उठे तो बढ़िया। अब निश्चित ही इनका जो लग्नेश नीचे छठे में है तो इनको अधिक मेहनत करना पड़ता है, कई बार शरीर दुखी रहता है। कहाँ बैठा है, ऋण रोग शत्रु में, तो कई बार रोग के कारण ये दुखी होते हैं या कर्जा इत्यादि के कारण दुखी होते हैं। ऐसे जहाँ तक ये दुख तो होता है, ऋण रोग शत्रु से कई बार ये परेशान होते हैं और इसी भी चिंतित रहते हैं। और चूंकि राहु है तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, और राहु भी जो कहे नीच में है, और लेकिन दृष्टि कहाँ उच्च की पड़ रही है। केतु नीच में है लेकिन दृष्टि कहाँ पड़ रही है, उच्च की पड़ रही है। तो ऐसी दशा में इनकी दृष्टियां थोड़ा सा कई बार, जो हमने बताया कि अगर कम उम्र में शादी होती है तो निश्चय ही शादी टूट जाएगी या शादी से विच्छेद हो जाएगा, पत्नी से विच्छेद हो जाता। लेकिन यही जब ज्यादा उम्र में होती तब तक एक दो विच्छेद हो चुके होते, तब उतना माने नहीं रखता। ठीक है जी। जी। हाँ, क्रोध की अधिकता होती है इनके, जो है पति भी क्रोधी होते हैं और ये भी क्रोधी होते हैं। और कई बार इन लोगों को समझना बड़ा मुश्किल बात हो जाता है। ठीक है, इनको गुरुजी समझना परिवार बड़ा स्थिति कैसी है तब? अब यहाँ पे देखो एक विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि और पड़ रही, पांचवी दृष्टि केतु की भी पड़ेगी। ठीक है, जी। पंचम भाव पे। हाँ, तो जी। संतान में यही सारी दिक्कतें, सूर्य को भी ग्रहण लगा दिए हैं, लेकिन मंगल जी। यहाँ बलवान है, संतान हो सकती है। यहाँ शनि और केतु की वजह से संतान में दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, और मंगल कहाँ, मंगल संतान भाव। और देखो एक चीज और है यहाँ, और एक कमी है, जानते हो क्या? छठे भाव का स्वामी जाके संतान भाव में बैठा। हमने बताया था छठे आठवें भाव का स्वामी जिन भावों में बैठता है उस भाव के भी प्रभाव में कमी आती है। ठीक है। हाँ जी। जी। तो यहाँ एक तो जो अब ये कौन है, मंगल कहाँ है, थर्स्टेस होके ऋण रोग शत्रु भाव के होके कहाँ संतान भाव में बैठे हैं, तो इसलिए भी संतान में कमी है। ठीक है, तो कई दृष्टियों से देखो, एक तो शनि की दृष्टि, शनि की दृष्टि, दूसरी दृष्टि क्या, केतु की। केतु की दृष्टि, खष्टेश को संतान भाव में बैठना, ये संतान उत्पत्ति जी। में बाधा। पॉजिटिव क्या है, अगर ये मंगल जो खष्टेश न हो के और कहीं होते तो मंगल भी कई बार संतान दे देते हैं, देर सवेरी से ही संतान है। अब यहाँ पॉजिटिव क्या है, शुक्र जो है, शुक्र सूर्य से राशि परिवर्तन किए हैं, जी। यहाँ परिवर्तन योग एक है। और शुक्र शुभ ग्रह है तो कई बार कन्या संतति हो जाती है ऐसे जातक में, लेकिन मेहनत, पराक्रम भाव का स्वामी है तो मेहनत जरूर करना पड़ेगा। मेहनत के लिए हमने उपाय बता दिया है। एक बार जातक जातिका जिनकी कुंडली है उनको जो है बात करा देना। ठीक है, तो संतान देखो है तो भगवान के हाथ में, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसमें 50% चांसेस मुझे लग रहा है संतान हो सकती है। ठीक है, कि कौन है, प्रश्न करें, पंडित जी प्रश्न करें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव आपने कहा ऐसे जातक
कि विवाह अगर जल्दी होता है तो विच्छेद होने का आसार होता है। अगर किसी कारणवश जल्दी ही योग बन रहा हो तो कुंभादि विवाह इत्यादि कर्म करना उचित होता है या नहीं, बाद में ही करना चाहिए। देखो, अगर जो है जातिका की कुंडली है तो कुंभार विवाह कर सकते हैं, या क्या कहते हैं शालिग्राम शिला से विवाह करके विवाह कर ले। अगर जल्दी विवाह किया जा रहा तो इसे हमारी राय से पहले का समय ऐसा था कि जल्दी शादी हो जाती थी, लोगों को 12-13 सालों में शादी हो जाती थी। लेकिन आज का समय ऐसा है तो ऐसे लोगों को कम से कम 21 साल के बाद ही शादी करना चाहिए। जिनके 7वें में राहु है, सुन लीजिए आप लोग, सब लोग जिनके 7वें में राहु है, जातक अथवा जातिका के, उनकी शादी 21 वर्ष के बाद ही करना चाहिए। ठीक है। तब ठीक। तो तब तक होता क्या, एक दो संबंध विच्छेद हो जाते हैं तो उसके बाद कई बार टिकने का आसार हो जाता, नहीं तो यह तो निश्चित ही है कि वहां संबंध विच्छेद हो ही जाता, चाहे किसी की जैसे कहते हैं मृत्यु हो जाए या किसी कारण बस लड़ाई झगड़ा बस अलगाव हो जाए। तो कहने का मतलब उस संबंध का सुख नहीं मिल पाता अगर 21 साल से पहले शादी की जाए तो। ठीक है, कई बार ये वैधव योग भी बनाता है। जी। हाँ, तो अगर अभी जानने वाले किसी के साथ ऐसी स्थिति बन रही है, किसी जानने वाले लोग हैं, तो उनको 21 साल से बाद ही शादी कराएं। उनको 21 साल के बाद शादी कराएं। हाँ, अगर क्या कहते हैं किसी की हो गई है 21 से पहले तो अब हो चुकी है तो फिर क्योंकि ये वो करना भी ना, जो शालिग्राम शिला या कुंभ विवाह इत्यादि का या पीपल से विवाह इत्यादि की प्रक्रिया है ना, वो विवाह से पहले ही होनी चाहिए। विवाह से पूर्व ही थोड़ा 2-4-10 दिन पहले या महीना 2 महीना पहले कर देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर है तो ये पहले ही कर देना चाहिए। कि अगर हो भी चुकी है, मान लो नहीं किए हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान के शरण में, भगवान शिव के शरण में, भगवती के शरण में या भगवान विष्णु के शरण में ही जाना श्रेष्ठ कर होता है। लेकिन आज के जमाने में ऐसी स्थिति है तो कम से कम 21 के बाद ही शादी करें। ठीक है। गुरुदेव 21 के बाद अगर योग बनाते हैं तो फिर कुंभादि इत्यादि विवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, तब कोई जरूरत नहीं। 21 की बात अगर होता है ना, तब तक 1-2 बार रिलेशन टूट जाता है तो उसके बाद शादी कई बार टिक जाती है। ठीक है, शादी कई बार टिक जाती है। जो दोष होते हैं, हाँ, शादी में जरूर विलंब, ऐसे लोगों को शादी में विलंब होता है। राहु या तो पहले कर देते हैं कुंभ विवाह तो मांगलिक तो नहीं बताते ना, कुंभ विवाह या फिर शालिग्राम से विवाह तो मांगलिक दोष निवारण के लिए बताते हैं। मांगलिक में भी है जहाँ अरिष्ट होती है ना, मांगलिक में भी इसीलिए करते हैं, अरिष्ट जहाँ होने की शंका है कि शादी टूट जाए या कोई अरिष्ट हो जाए, ऐसी दशा में भी कुंभ विवाह और ये क्या कहते हैं शालिग्राम शिला से विवाह का वो होता है। जैसे राहु इत्यादि है तो कई बार शादी टूटने की संभावना होती, तो ऐसी दशा में ऐसा किया जाता है। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, अब की दशा में क्या कर सकते हैं, तो विवाह अगर हो चुकी है, अगर उसमें अगर कुछ परेशानी है तो क्या कर सकते हैं? अगर विवाह हो चुका है तो देखो भगवती के शरण में जाएं, या भगवती के शरण में जाएं या भगवान शिव का बार बार अभिषेक कराएं कि जो पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चले, ऐसा संकल्प करके भगवती के शरण में जाएं। तो भगवती के शरण में भी कई बार बाधाएं तो देखो आएगी, मतभेद होगा ही, लेकिन भगवती की कृपा से उस मतभेद पे थोड़ा वो हो जाएगा। हो सकता है महीने 2 महीना मतभेद रहे, 1.5 साल मतभेद रहे, फिर सुधार हो जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है। ठीक है, थोड़ा सा दूरियां भी बने। सामने वाला पक्ष श्रद्धावान नहीं है ये पूजा पाठ के लिए।
वो भले सामने वाला ना हो, लेकिन जिनकी दिक्कतें हैं, मान लो लड़का वाला नहीं चाह रहा लड़की वाला, या लड़की वाला नहीं चाह रहा लड़के वाले, जिनको जो चाहते हैं रिश्ते को बराबर करना, उनको चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में माता का पूजन करें, भगवती के शरण में जाए या भगवान शिव के शरण में जाए, तो उनकी कृपा से विच्छेद तो होगा। देखो ये नहीं कि विच्छेद नहीं होगा, थोड़ा सा दूरियां बनेगी, लेकिन फिर माता की कृपा से फिर सुधार हो जाएगा, या भगवान शिव की कृपा से सुधार हो जाएगा अगर हो चुकी है शादी तो। ठीक है झा जी, समझ गए? ये संतान गोपाल का पाठ तो ये कन्या पक्ष अकेले भी कर सकते हैं? देखो जिनको संतान की, अगर मान लो क्या जिनको संतान की आवश्यकता है, वो जो है या जो साथ रहना चाहते हैं, वो विधिवत जो है क्या कहते, जाति का है ये? जाति क्या है, तो पति के साथ रह रही है कि नहीं रह रही है? जी झा जी, झा जी, गर्भ भी नष्ट हो गया है। गर्भ भी नष्ट हो गया है। गर्भ भी नष्ट हो गया। एक बार कुंडली फिर से डालिए आप। झा जी नंबर नोट करो, थोड़ी देर में मुझे फोन करो, क्लास अब क्योंकि खत्म होने का टाइम हो रहा है। चलो डाल दिए कुंडली, तो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाँ देखो यहाँ सूर्य और मंगल, झा जी देखो समझने वाली बात, हमने जब पंचम भाव पढ़ाया था सबको समझाया था, सूर्य और मंगल पंचम पे होते हैं या पंचम में दृष्टि होती है, तो इनकी जो है थोड़ा गर्म होते हैं ग्रह, तो पहले ही संतान प्रायः गर्भपात हो जाती है। अब या शनि की दृष्टि हो, शनि स्वयं हो, तो उस समय भी शनि होते हैं, तो कई बार जातक जातिका किसी बार दवा इत्यादि का सहारा लेकर, अगर पंचम में शनि होते हैं, दवा इत्यादि का सहारा लेके एकाध गर्भपात करा लेते हैं। अर्थात ऐसे लोगों को भ्रूण हत्या का भी, अगर शनि इसमें होते हैं, राहु केतु भी होते हैं सप्तम में, तो ऐसे जातक जातिका में गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मंगल रहने पे इस बात को क्लियर हो जाता है कि जातक के संतान हो ही जाएगी देर सवेर। अब है क्या कि इस में सप्तम भाव में, जो सप्तम भाव है इसमें सूर्य है, सूर्य किससे दृष्ट हो रहे हैं? राहु से, राहु या नहीं केतु से, सूर्य केतु से, हाँ केतु से दृष्ट हो रहे हैं और शनि से दृष्ट हो रहे हैं, दो विच्छेदात्मक ग्रह। मंगल है, मंगल से संतान होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन मंगल है तो खस्ट्रेस। ये सूत्र कहता है कि छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी जिन भावों में बैठेगा, जिन भावों के स्वामी 8, 12 में बैठे होंगे, उन भावों का प्रभाव में कमी होती है। तो छठे भाव का स्वामी जब विद्या भाव और संतान भाव में बैठा है, तो ऐसी दशा में संतान और विद्या की कमी है। अब इसमें पॉजिटिव क्या है, चीजें तो कमी कमी दिखाई देगी। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इसमें है कि जो पॉजिटिव ग्रह है, पॉजिटिव है कि यहाँ स्थान परिवर्तन है, संतान पति का और सूर्य का स्थान परिवर्तन। सूर्य के घर में संतान पति है और सूर्य के घर में संतान भाव के स्वामी संतान पति है, और संतान पति के घर में सूर्य, स्थान परिवर्तन है। तो ऐसे में ये बढ़िया हो। लेकिन अब यहाँ एक चीज और है, सूर्य नीच राशि के हो गए। देखो एक चीज और हुआ, उस चीज को मैंने भी उस समय नहीं ध्यान दिया था, अभी मेरे दिमाग में आया। 7 नंबर में सूर्य नीच राशि के हो जाते हैं, तो वो भी सूत्र आपका पूरा नहीं लग सकता, क्योंकि तुला में सूर्य नीच के हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए भी संतान में दिक्कतें हैं। हाँ तुला में देखो यहाँ भी संतान, हाँ संतान सुख में इसलिए भी विलम्ब हो रही है। ठीक है,
समझ रहे हैं क्या जी? तो इसलिए इनको विधिवत जो भगवती के शरण में ले, दोनों चीजें काबू में हो जाएंगे। ठीक है, एक बार क्लास के बाद आप फोन कर लीजिएगा। मेरा नंबर उसमें लिंक में होगा, नहीं तो नोट कर लो, 63 50 35 28 57 63532857। ठीक है, और मेरा दूसरा जो है व्हाट्सएप नंबर है 9891680018। तो इस पे एक बार कुंडली डाल के फिर आप बात कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए सब लोगों को हर हर महादेव।